हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न एक। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? स्क्रीन। जब लेखक छोटा था तो वो अपने मामा के घर बहुत ही शौक से जाया करता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर उन्हें वह बदलू मामा ना कहकर बदलू काका बुलाया करता था। पर उन्हें वो बदलू काका क्यों कहता था? तो ये प्रश्न है और इसका उत्तर बहुत ही सरल है। इसका उत्तर इस तरह से है। लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहा करता था। लेखक के जो मामा का गांव था वहां पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था बदलू, और वो लाख की चूड़ियां बनाया करता था। और वो लाख की चूड़ियां जो बनाता था वो लाख की बहुत सुंदर चूड़ियां बनाता था। परंतु लेखक के लिए वह लाख की रंग बिरंगी सुंदर गोलियां बनाकर दिया करता था, और वो लेखक को लाख की जो है वो रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था। जिसके कारण जब लेखक को ये गोलियां मिलती थी और जिसके कारण लेखक सदैव बदलू के पास जाता और हमेशा वो बदलू के पास जाता। और यही कारण है कि लेखक को उसके मामा का गांव भाता था। वो इसलिए भाता था क्योंकि जब भी वो वहां जाता था तो उसको वहां रंग बिरंगी लाख की गोलियां मिल जाया करती थी। अब बदलू को समस्त गांव ही बदलू काका कहकर बुलाया करता था। वहां पे जो सभी लोग थे गांव के, वो उन्हें बदलू मामा ना कहकर बदलू काका बुलाया करते थे। तो इसलिए लेखक भी उनको काका कहना ही उचित समझा। उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब उसे उन्हें बदलू काका कहते हैं, तो उन्हें लगा, लेखक को लगा कि चलो ठीक है, सब यही कह रहे हैं, तो वो भी उन्हें बदलू बदलू उन्हें आम खाने को देता और साथ साथ उन्हें वो आम खाने को देता, मलाई खाने को देता था। तो इसलिए बदलू मामा ना कहकर उन्हें वो बदलू काका ही कहता। तो इस तरह से आपको ये उत्तर देना है। तो बहुत ही सरल था। अब अगला प्रश्न है। प्रश्न दो। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। बदलू को चिढ़ थी कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता था कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो यह पंक्तियां बदलू ने दो प्रकार की मनोदिशा और को समान सामने बदलू की मनोदिशा सामने लाती है। ये दो लाइनें जो उसने कही थी। तो दूसरी पंक्ति में उसने मन की पीड़ा, उसकी मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते हैं। तो कई बार जो अर्थ होते हैं, जब हम कुछ बात बोलते हैं तो उनका अर्थ एक जैसा नहीं होता। दो बातें बोलते हैं पर दोनों के अर्थ एक जैसे नहीं होते हैं। तो आपको क्या बताना है इस प्रश्न में? कुछ वाक्य, व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्रित कीजिए और उन्हें उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो आपको ऐसे दो वाक्य, व्यंग वाक्य को ध्यानपूर्वक समझकर लिखना है और उनके अर्थ की व्याख्या करना है। तो वो दो इस तरह से है। पहला है, बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो इसे आपको इस तरह से लिखना है। इसको इस कथन में जो ये बात उसने बोली है, इस कथन में उसकी जमींदार उसने जमींदार पर व्यंग करना है। उसके जमींदार पर व्यंग करना है। जिस बदलू की चूड़ियों की धूम सारे गांव में नहीं। अब बदलू जो था वो बहुत ही फेमस कारीगर था, और उसकी जो चूड़ियां होती थी वो गांव में तो उसकी धूम होती होती थी, अपितु आसपास के गांवों में भी थी। यानी उसकी जो चूड़ियां थी बहुत ही प्रसिद्ध थी आसपास के गांवों में भी। लोग जो थे वो शादी विवाह पर उसको मुंह मांगे मूल्य दिया करते थे। जब शादी विवाह का सीजन आता था, लोगों के घर शादी होती थी, तो उससे वो मुंह मांगे यानी कि जो भी वो पैसे मांगता था वो उसको दिया करते थे लाख की चूड़ियां बनाने के लिए। तो जमींदार उसे 10 आने देकर संतुष्ट करना चाहते थे। जमींदार जो था वो तो ये नहीं जानता था कि इतना बड़ा कारीगर है, तो वो उसे सिर्फ 10 आने देकर संतुष्ट करना चाहता था। और दूसरा व्यंग उसने शहर पे किया है। जमींदार के द्वारा उसको सिर्फ 10 आने देने पर उसने जमींदार की चूड़ियां शहर से लाने के लिए कह दिया। अब बोला, यार तुम तो मुझे सिर्फ 10 आने दे रहे हो, तो कोई बात नहीं, तुम शहर से ही ले आओ, मुझसे क्या बनवा रहे हो। तो इस तरह से आपको यहाँ तक उत्तर देना है। क्योंकि शहर की चूड़ियों का जो मूल्य है उसकी चूड़ियों
से सहस्त्र गुना महंगा था। तो इस तरह से आपको देना है, क्योंकि जो शहर की जो चूड़ियाँ होती हैं तो उसका मूल्य जो था वो काफ़ी महंगा था उसकी चूड़ियों से। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो अब अगला प्रश्न करेंगे। आजकल सब काम मशीनों से होता है, खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं, और फिर भी सुंदरता कांच की चूड़ियों में ही होती है, लाख में कहाँ संभव है? तो इसे आप इस तरह से लिखें। यहाँ पर प्रथम व्यंग बदलू ने मशीनों पर किया है, कि पहली बात उन्होंने कहा कि जो व्यंग किया है वो मशीनों पे है, और दूसरा व्यंग किया है कांच की चूड़ियों पर। उसके अनुसार अब तो खेतों का सारा काम मशीनों से हो जाता है। अब खेत में जुताई का काम है, तो आजकल तो मशीनें आ गई हैं, तो सारा काम खेतों में मशीनों से आदमी हो जाता है, तो आदमियों की जरूरत क्या है? और दूसरा व्यंग किया है कांच की चूड़ियों पर। कहा कि कांच की चूड़ियां दिखने में तो इतनी सुंदर होती हैं कि लाख की चूड़ियां भी नहीं, इनके आगे तो फीकी लगती हैं। तो लाख की चूड़ियां जो हैं वो इतनी सुंदर तो नहीं बन पाती जितनी कांच की चूड़ियां हैं जो मशीनों से बन जाती हैं। और लाख की चूड़ियां जो हैं उसके सामने बिल्कुल अ, फीकी पड़ जाती हैं। अर्थात सुंदरता के आगे दूसरी वस्तु की गुणवत्ता का कोई मूल्य नहीं है। अगर एक चीज सुंदर है तो दूसरी वस्तु जो है उसकी जो, चाहे वो उसकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तो लोग क्वालिटी जो है वो नहीं देखते हैं, सिर्फ सुंदरता ही देखते हैं। अब लाख की चूड़ियों की क्वालिटी तो कांच की चूड़ियों से कहीं बेहतर है, पर लोगों को कांच की चूड़ियां खरीदना ज्यादा पसंद है क्योंकि वो रंग बिरंगी है। इस तरह से तो आपको इस तरह से ये उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय जो होता है, जिसे हम कहते हैं, वस्तु विनिमय से तात्पर्य है कि लेन देन के लिए रुपए पैसों के स्थान पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्रय विक्रय करना। यानी कि अब आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसके बदले में पैसे देते हैं, या जब आप कोई चीज एक लेन देन करते हैं तो पैसों से ही लेन देन किया जाता है। अब पुराने ज़माने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। जैसे कि हमने चावल दिए तो उसके बदले में आटा ले लिया। तो ऐसे ही अब क्या है, उसे बोला जाता है वस्तु विनिमय। कि आपको क्या करना होता है इसमें, जिस तरह से बदलू लाख की चूड़ियों के स्थान पर अनाज व कपड़े लिया करता था, तो अब उसके बदले पैसे तो नहीं लिए लेता था, लाख की चूड़ियां दे देता था और उसके बदले में अनाज व कपड़े लिया करता था। तो वस्तु विनिमय की पद्धति गांव में प्रचलित है, काफी फेमस थी गांव में। यहाँ लोग अन्न के बदले अन्य किसी खाने पीने व कपड़े वस्तु से आदान प्रदान कर लेते थे। कि अब आपको पैसे का लेन देन नहीं करना है, चीज के बदले चीज। तो इस समय इस पद्धति का स्थान रुपए पैसों ने ले लिया, पर आजकल तो बिना पैसों के कुछ होता नहीं है। तो अब जो ये पद्धति थी हमारी वस्तु विनिमय, तो इस पद्धति का स्थान आजकल रुपए पैसों ने ही ले लिया है। हम सभी जानते हैं बार्टर सिस्टम जो था वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो इसमें लेखक ने बताया है कि जब मशीनें आ गई तो रोजी रोटी छिन गई कारीगरों की। लेखक ने उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते हैं। जो अ, ऐसे कारीगर जो हाथ से जो है वो चीजें बनाते हैं, जैसे लाख की चूड़ियां, टोकरी इत्यादि। आज के मशीनी युग ने उन कारीगरों के हाथ काट कर मानो उनकी रोजी रोटी ही छीन लिया। मशीनें आ गई हैं तो उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। खेतों में भी आप देखते हैं ये सारा काम अब जुताई का सब मशीनें करती हैं, हार्वेस्टर वगैरह। और अब आदमियों की क्या ज़रूरत है? तो ये व्यंग भी किया था। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से चलता था। अब उनकी जो रोजी रोटी थी वो उनका खानदानी काम था। दादा परदादे भी वो यही काम किया करते थे। जैसे अब पुराने ज़माने के जो लोग थे वो, मशीनें तो उस समय थी नहीं, तो वो हाथ से ही कुछ ना कुछ वस्तुएं बनाते थे और बाजार में जाके बेचते थे, और उसके बदले में आटा चावल दाल ले लिया करते थे। परंतु मशीनों के आने से उनकी रोजी रोटी संकट में पड़ गई, काम धंधे ठप हो गए। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था, कि अब इसके अलावा तो और काम वो जानते नहीं है। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इसी कला को बढ़ाते चले आए, यानी कि एक जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन तक वो एक आने वाली जनरेशन को वो काम सिखा दिया करते थे, और वो भी हाथ से अपना जो भी वो वस्तुएं बनाते हैं तो उनको भी
आ जाता था और वो अपना जीवन यापन फिर उसी काम को कर कर किया करते थे। पर मशीनों आने के बाद जो था वो फिर सब गड़बड़ हो गया, और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे, परंतु मशीनी युग ने आज उनकी रोजी रोटी पर वार कर दिया कि अब वो उनकी इस तरह की हालत हो गई है कि वो भूखे मरने तक की भी नौबत आ गई है। उनका व्यापार जो था वो बिल्कुल ठप हो गया है, रोजी रोटी पर वार किया, और वहाँ दूसरी ओर इन बेशकीमती कलाओं तो का भी अंत हो गया। अब उनके पास तो इतनी नॉलेज थी कि आज वो आपको दिखेगी नहीं, लुप्त हो गई हैं। तो ऐसी अनगिनत कलाएं हैं जो लुप्त अवस्था में हैं, और इनको करने वाले कारीगर जो इन कारीगर थे वो इस युग के अंधकार में खो गए हैं। तो अब वो अपना जीवन यापन कैसे करें, तो उन्होंने ये कलाएं छोड़ दी हैं। अब वो भी मशीनों पे कुछ काम करने लग गए हैं, ताकि अब भूख से तो वो मर नहीं सकते। यही वो व्यथा है, तो यही बात है जो लेखक व्यक्त करना चाहता है कि ऐसे कारीगर कला होने पर भी बेकार, अब टैलेंट होने पर भी वो बेकार हो गए हैं, और उनकी रोजी रोटी भी खत्म हो गई है मशीनी युग आने से। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर देना है। और अब अगला प्रश्न, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। तो यही एक बहुत बड़ी व्यथा थी मशीनी युग आने के बाद। तो वो लेखक के अनुसार बदलू उसके मामा के गांव में लाख की चूड़ियों का श्रेष्ठ कारीगर था, सबसे अच्छा कारीगर था। उसकी चूड़ियां बहुत प्रचलित थी, उसके गांव के अलावा बाहर के गांव में भी उसकी लाख की चूड़ियां काफी खासी प्रचलित थी, फेमस थी। विवाह में भी उसकी चूड़ियां प्रचलित थी, और मुंह मांगे दामों से वो लेता था और बनाता था चूड़ियां। जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने लगा, जैसे जैसे कांच की चूड़ियां आई, रंग बिरंगी उसकी लाख की चूड़ियों की का मूल्य जो था वो घटना शुरू हो गया। और नतीजन क्या हुआ, एक दिन लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियों ने ले लिया। यानी लाख की चूड़ियां अब किसी को पसंद नहीं आती थी, कांच की चूड़ियां ही आ गई, और बदलू की लाख की चूड़ियों का व्यवसाय यानी उसका बिजनेस का एंड हो गया, अंत हो गया। अब कोई भी उसकी लाख की अब कोई भी उसकी चूड़ियां नहीं पहनता था। सबको कांच की चूड़ियां ही भाने लगी, सबको कांच की चूड़ियां अच्छी लगने लगी। उसके व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू के अंदर उसे कचोटती थी। वो बहुत परेशान हो गया, अपनी रोजी रोटी उसकी चलेगी, परंतु इस वेदना को, अब इस बात को वो जो उसके मन में दुख था वह किसी को प्रकट नहीं करता था, किसी को वो नहीं बताता था कि उसके हृदय पे क्या बीत रही है। लेखक उसके हृदय की इस वेदना को भली भांति समझता था, पर लेखक जो था वो बदलू को अच्छी तरह समझता था कि वो इतना परेशान क्यों है, क्योंकि लेखक ने अपने बचपन का एक लंबा वक्त बदलू के साथ व्यतीत किया था। जब लेखक छोटा था तो गांव जाया करता था, और लेखक को वो गोलियां भी दिया करता था लाख की बनी हुई। तो काफी समय से लेखक जो है वो बदलू को जानता था, और उसके बिहेवियर को भी, और इसी कारण उसके लिए बदलू के मन बदलू की मन की दशा को समझना ज्यादा आसान था। तो जब आप किसी को अच्छे से जानते हैं तो आप उसे अच्छे से समझ भी सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब आज इतना ही कर लें, और अगली क्लास में मैं आपको प्रश्न 5 से कराऊंगा, और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी पाठ के प्रश्न उत्तर आप कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और शब्दार्थ का भी है। तो वहाँ से आप ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।